भाभी कैसे हैं भैया? तुम्हारे भैया की हालत में क्या परिवर्तन होना है? जब तक जिएंगे बिस्तर पर ही रहेंगे तो खर्चा पानी। उमेश ने पूछा। तुम घड़ी घड़ी क्यों पूछते हो? जब घर का कमाओ आदमी लाइलाज बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ जाता है तब उस घर में फाके होते ही हैं। ऊपर से जवान बेटियों की चिंता अलग। तुम चिंता मत करो भाभी, ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता। उल्टे तुम्हारे भैया की दवाएं भी बंद हो गई है। झूठी ही सही पर मन को तसल्ली तो थी कि इलाज चल रहा है, शायद कभी ठीक हो जाए। कहती हुई सुनैना ने पल्लू से आंखें पोंछी। धैर्य रखो भाभी, मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। सुनैना ने कौतूहल से उमेश की ओर देखा। ऐसी कौन सी बात कहना चाहता है जो बुरी लगे? बुरा क्यों मानूंगी भैया, जो भी कहोगे हित में ही कहोगे। डर लगता है कहीं बुरा ना मान जाओ। यदि अच्छी ना लगे तो मेरी बात यहीं खत्म कर देना, मन में ना रखना। कुछ कहोगे भी या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? विश्वासपूर्वक कहती हूँ कि तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। भाभी तुम 13वीं पर किसी के घर दावत खाने जा सकती हो। बड़े आदमी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। मेरे परिचित हैं, किसी सुहागिन ब्राह्मण की व्यवस्था करने के लिए मुझसे कहा गया है। अचानक तुम्हारा ध्यान आ गया। अच्छा भला सम्मान मिलेगा, कुछ तो सहारा लगेगा। यह क्या कह दिया भैया? मैं किसी की 13वीं जमीनें जाऊं और दान दक्षिणा लो? मुझसे यह सब नहीं होगा। फिर कोई जान पहचान वाला मिल गया तो? आप नहीं जाओगी तो कोई और चली जाएगी। पहली बार जाने में संकोच होगा, वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं मिलेगा। यदि कोई मिल भी जाए तो क्या कोई जान पहचान वाले तुम्हारे पेट को रोटी देने आते हैं? कोई तुम्हारी खैर खबर लेता है? सियानी होती, दो दो बेटियां हैं, उन्हें घर में अकेली छोड़कर तुम भी तो कुछ नहीं कर सकती। एक बेटा भी होता तो सोच लेते। यह तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, पर मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। संकोच को छोड़ो भाभी, वहाँ तुम किसी की तरफ मत देखना, माथे तक घूंघट कर लेना। वे अपने रीति रिवाज अपनी तरह से करते रहें, बस तुम चुपचाप देखती रहना, उमेश ने समझाया। तुम तो वहीं रहोगे ना? सुनैना ने हिम्मत की। मेरे रहने ना रहने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम रहोगे तो थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। सुनैना ने किसी मासूम बच्चे की तरह उमेश का दामन थामना चाहा। भाभी रहूंगा तो वहीं पर इतना बड़ा ब्रह्म भोज है, पता नहीं सेठ जी कौन सा काम सौंपते। हाँ यह तो तुम ठीक कहते हो, पर घर तक तो तुम छोड़ दोगे ना? इन लड़कियों से क्या कहूँ कि कल कहाँ जाऊंगी? सुनैना ने फिर सवाल उछाला। क्या हो गया है भाभी, इतना डर क्यों रही हो? क्या कभी कहीं दावत खाने नहीं गई? कुछ भी कह देना बच्चों से, घंटे भर की तो बात है। सोचना किसी संबंधी के यहाँ जा रहे हैं, बस जरा कपड़े ढंग के पहन लेना। समय पर लेने आ जाऊंगा तो बात पक्की समझो। अब तुमने भैया ना की गुंजाइश कहाँ छोड़ी है? अगले दिन तक सुनैना संकोच और आशंका से घिरी रही। किसी भी काम में मन नहीं लगा, नींद भी ठीक से नहीं आई। बार बार मन में हुआ कि मना कर दे, मृतका की जगह उसे बिठाकर पाठ पूजा करेंगे और कुछ सामान देकर हमेशा के लिए विदा कर देंगे। क्या वहाँ से मिले सामान को संभाल पाएगी? क्या वह सामान उस मृतका की याद नहीं दिलाएगा? लेकिन मृतका को तो उसने कभी देखा ही नहीं है। फिर मन में तर्क उठा कि उसके ना जाने से उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, वह किसी और को बुला लेंगे। निश्चित समय पर आकर उमेश सुनैना को अपने साथ ले गया। इतनी बड़ी कोठी के बाहर चमचमाती गाड़ियों की लाइन और गाड़ियों से उतरते बड़े बड़े लोगों को देखकर सुनैना का संकोच और भी बढ़ गया। उमेश ने समय की नजाकत को समझा और सुनैना के कान में फुसफुसाया। इधर उधर मत देखो भाभी, वरना जी घबराता रहेगा। तभी उमेश की नज़र सेठ जी पर पड़ी। उमेश ने हाथ जोड़कर कहा, पंडिताइन जी आ गई हैं। सेठ जी ने अपने पास खड़े पुत्र को इशारा किया। वह सामान सुनैना को अंदर तक ले गया। अंदर हवन अभी अभी संपन्न हुआ था और ब्राह्मण भोज की व्यवस्था चल रही थी। बहुओं ने सुनैना को चौकी पर बिठा दिया। ब्राह्मणों के साथ ही सुनैना को नए बर्तनों में खाना परोसा गया, मनुहार करके खिलाया गया। एक बहू झूठी थाली उठाकर ले गई। बर्तन धो धो कर
प्लास्टिक की थैली में डाल दिए गए। ब्राह्मण भोजन कर चुके तो सुनैना को लोहे के नए फोल्डिंग पलंग पर बिठाया गया। पलंग पर बिस्तर लगा था। रजाई, गद्दा, चादर, 2 तकिए, कंबल, दरी तथा ढेरों सामान रखा था। सेठ जी की दोनों बहुओं ने मिलकर सुनैना को साड़ी, बिछुए और पायल पहनाई। पैरों में महावर लगाया, मांग में सिंदूर डाला, हाथों में मेहंदी रचाई, माथे पर बिंदी लगा, नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाई, कलाइयों में नई चूड़ियां पहनाई। मेकअप बॉक्स में साड़ी, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक आदि रखे थे। सिर पर ऊनी शॉल ओढ़ाया। उसे पलंग पर बिठाकर बहू बेटे पलंग को उठाकर 5 कदम चले। बड़े बेटे ने गले में सोने की चैन पहनाई। छोटे बेटे ने एक लिफाफे में रुपए रख दिए। फिर परिवार की जितनी भी बहुएं थीं सभी ने रुपए सुनैना की गोद में रखकर उसके पैर छुए। सुनैना सब चुपचाप देखती रही। 10-10 किलो आटा, दाल, चावल, घी, तेल, चीनी और 11 परोसे एक टोकरी में रखे सारे सामान के साथ सुनैना को एक रिक्शा में बिठाकर विदा कर दिया गया। रिक्शा के पैसे भी सेठ जी ने नौकर ने दे दिए। रिक्शा जब सुनैना के घर के दरवाजे पर रुका तब सुनैना की तंद्रा भंग हुई। उसने झट हाथ में पकड़ा रुपया का लिफाफा और गले में पहने सोने की चैन ब्लाउज में डाल ली। फिर दरवाज़ा खटखटाया। बड़ी बेटी ने दरवाज़ा खोला और माँ को इतने सामान के साथ देखकर चिल्ला पड़ी। कहाँ गई थी माँ? बाद में बताऊंगी, पहले सामान अंदर रख। कहाँ? संकोच बस जिस सामान की ओर नजरें नहीं उठा रही थी सुनैना अब उस सामान को एक एक कर उठाकर देखने लगी। रजाई, गद्दे भी नाम मात्र के बचे थे। चलो, सर्दी आराम से कट जाएगी। अम्मा, साल तो मैं लूँगी। बड़ी बेटी ने माँ के कंधे से साल उतारी। अम्मा, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है। लगता है आज ढेरों दहेज के साथ ससुराल आई हो। पता तो चले कहाँ से हाथ मारा है। क्या कोई लॉटरी निकली है? खाट पर पड़ा सुनैना का पति भी आवाज निकालने लगा। तुम तो चुपचाप लेटे रहो, सांस लेने दो, अभी सब बताती हूँ, अपने पति से कहती हुई सुनैना ने पुकारा। मंझली बड़की, पहले सारा सामान अंदर रखो, कोई देख लेगा। अब सुनैना को चिंता सताने लगी। दहेज ही तो है सब, यह सब बड़की के विवाह में दे दूंगी। लड़के वाले कब से कह रहे हैं, पैसा पास ना होने से अभी तक टालती आ रही हूँ। उसने दरवाज़ा बंद कर ब्लाउज से रुपयों का लिफाफा निकाला। पूरे 5,000 रुपये और सोने की चैन। चेन को हथेली पर रखकर अंदाजा किया तो 2 तोले की तो होगी ही। ख्याल आया, गले में काला धागा बांधने के अलावा कभी कोई गहना पहना ही नहीं। अब क्या पहनूंगी? बड़की को ही दे दूंगी। एक एक चीज उतार कर अटैची में संभाल कर रखी जाती। अभी तो पैर छूने पर मिले रुपये गिनने हैं। पूरे 1,000 है, यानी कुल मिलाकर पूरे 6,000। मन में डर सा लगा। उमेश को सोने की चैन और 5,000 रुपये के बारे में नहीं बताएगी, कहीं मांग ही ना ले। केवल 1,000 ही दिखाएगी। उसे कुछ ही पल में मिले सामान से मोह हो गया। कहीं कोई उसकी निधि ना छीन ले। सोचा, उमेश को सामान दिखाकर संभाल कर रख लेगी। जाते समय कितना संकोच हो रहा था। एक साथ इतना सामान उसने अपने जीवन में तब भी नहीं देखा था जब बड़की का बापू नौकरी करता था। यदि ऐसे ही न्योते मिलते रहे तो दोनों बेटियों के हाथ आराम से पीले कर देगी। इधर बड़की को कहाँ चैन था। सुनैना को फिर से झकझोरा। बताओ ना माँ, कहाँ गई थी? एक जगह 13वीं में खाना खाने गई थी। 13वीं में खाना खाने में इतना सामान मिलता है? फिर तो माँ तुम रोज 13वीं में जाना। हाय, कितनी गरम गरम कचौरियाँ हैं, लड्डू और यह सब्जी, यह रायता। बड़की फटी फटी आंखों से देख सोचने लगी कि कितना समय हो गया है, कभी ढंग का खाना तो क्या, पेट भरकर खाना भी नहीं मिला। दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी खाने लगी। सुनैना तृप्त के भाव से उन्हें देखने लगी। आंखें
टपकने लगी। कई महीनों का राशन पानी घर आ गया था। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। बड़की के पाप की भी थोड़ी दवा करा लेगी। मन में सोचा, सौदा बुरा नहीं है। शाम को उमेश आया। कैसा रहा भाभी? अब तो कोई संकोच नहीं है ना? नहीं भैया, तुमने तो जीने की राह बता दी, कहकर सुनैना उससे सामान देख लेने का आग्रह करने लगी। भाभी, सामान क्या देखूं? मुझे मालूम है क्या क्या मिला है। इस बार सब सामान तुम ही रखो। पहली बार मिला है, आगे से 25% मेरा होगा। बोलो मंजूर है? उमेश हंसा। चाचा, तुमने तो हम सब की दावत करा दी। आपकी लंबी उम्र हो और सबको आप जैसे चाचा मिले। बस बस, क्यों इतना मक्खन लगा रही है? बल्कि मैं तो हमेशा तुम लोगों के लिए ही सोचता हूँ, अपनों के काम आते हैं। कहते हुए उमेश ने बड़की के सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी बात क्या टाल सकती हूँ भैया? ठीक ही कहा था तुमने कि ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। फिर भी कुछ तो लेते जाओ भैया। सुनैना ने जिद कर थोड़ा सा खाना बांध दिया। उमेश ने एक कचौरी उठाई, मुंह से काटी और दांतों से चबाते हुए पार्वती की ओर देखने लगा। तो पार्वती बोली, ऐसे क्या देख रहे हो भैया? आज तो खूब जच रही हो भाभी। मन करता है देखता ही रहूं। अब भैया तो तुम्हारी तारीफ करने लायक रहे नहीं, मुझे ही करने दो। सदा सुहागन रहो भाभी।